इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉय है। दरअसल जॉय एक शिकारी है जो जानवरों को मारकर उसकी खालों को बेचता है और वो यहाँ अपनी बेटी जिसका नाम रेनी है उसके साथ जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप्स लगा रहा था। साथ ही जो पुराने ट्रैप्स में जानवर फंसे थे उन्हें वो निकाल रहा था। इनके साथ यहाँ इनका डॉग भी होता है और जॉय रेडियो के जरिए अपनी वाइफ से बात करता है। उसकी पत्नी का नाम एन है। जॉय उसे टाउन जाकर कुछ जरूरी सामान लाने के लिए कहता है। इनकी फैमिली में ये 3 लोग थे जो शहर से दूर यहाँ जंगल में रहते थे। इनका गुजारा जानवरों की खाल बेचकर होता था जिन्हें ये अपने ट्रैप्स में पकड़ा करते थे। ये जानवरों का गोश्त पकाकर खाते थे और खाल को बेच दिया करते थे। अब इनके पास पैसे कमाने का ये इकलौता जरिया था क्योंकि शिकार करने के अलावा इन्हें और कुछ नहीं आता। तो इस वजह से जॉय अपनी बेटी रेनी को भी ये काम सिखा रहा था। मगर रेनी की उम्र अभी छोटी थी तो वो इस काम में इतनी माहिर नहीं थी। वो बाप बेटी ट्रैप्स को चेक कर ही रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके ट्रैप से एक जानवर गायब है जिसे देखकर रेनी कहती है कि ये काम जरूर उसका हो सकता है। वो वापस आ गया है। रेनी यहाँ भेड़िए की बात कर रही थी जो कि इनके लगाए हुए ट्रैप में फंसे जानवरों को काफी बार ले जाता है। उधर एन जानवरों की खाल लेकर एक दुकान में उन्हें बेचने के लिए जाती है। दरअसल एन को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और क्योंकि खाल की कीमत गिरने की वजह से ना तो उसे सही पैसे मिलते हैं और ना ही खाने के लिए इतना सामान मिलता है। दुकान का मालिक एन को परेशान देखकर कहता है कि आम जानवरों की खाल के इतने ही पैसे होते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें भेड़िए की खाल लानी होगी। मगर फिर भी एन बहुत परेशान थी क्योंकि वो सोच रही थी मैं भेड़िए की खाल कहाँ से लाऊं। एन वहाँ पर लगे एक पोस्टर को बड़ी गौर से देख रही थी। वो पोस्टर किराए के मकान का था और एक अच्छी सी जॉब का भी। दरअसल एन टाउन में अपना खुद का घर लेना चाहती थी और अच्छी जॉब भी करना चाहती थी मगर किसी वजह से वो नहीं कर सकती। उसे शिकार करना बिल्कुल पसंद नहीं। एन चाहती है कि हम जंगल की बजाय टाउन में रहें ताकि वो रेनी को अच्छे स्कूल में भेज सके। मगर क्योंकि उनके पास घर लेने के उतने पैसे नहीं थे इसीलिए वो जंगल में वापस आ जाती है। घर पर जॉय अपनी बेटी को जानवरों की खाल निकालना सिखा रहा था और एन सबके लिए खाना बना रही थी। रात को खाना खाते टाइम भी सब उदास होते हैं। दरअसल पैसे न होने की वजह से खाने को घर में ठीक से कुछ था ही नहीं। फिर रेनी एन को बताती है कि हमारा शिकार किया हुआ जानवर भेड़िया ले गया। ये सुनकर एन को जॉय पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि जॉय ने एन को ये बात नहीं बताई थी। वो जॉय से कहती है कि इस भेड़िए का कुछ करो वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। फिर एन अपनी बेटी को कमरे में भेजकर दोबारा जॉय से झगड़ने लगती है। जॉय कहता है कि भेड़िए लड़कियों को खाना पसंद करते हैं तो जरूर वो किसी लड़की को या फिर किसी जानवर को देखकर यहाँ आया होगा। लेकिन एन कहती है कि मेरे हिसाब से वो हम लोगों की वजह से यहाँ आया है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ फंसा फंसाया शिकार मिल जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे वो कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन जाकर उस भेड़िए की रिपोर्ट दर्ज करती हूँ। मगर जॉय उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि नहीं तुम चिंता मत करो, कल मैं उस भेड़िए को खुद ही पकड़ लूंगा। लेकिन इनके लिए ये सिर्फ इकलौती टेंशन नहीं थी। एन अपने पति को वही पोस्टर दिखाते हुए कहती है कि ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं ऐसा करती हूँ किसी अच्छी सी जगह पर कोई जॉब करके पैसे कमाती हूँ फिर हमारा अच्छे से गुजारा हो पाएगा। मगर जॉय उसे जॉब करने से मना कर देता है। वो एन से कहता है कि शिकार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमें कुछ आता भी नहीं है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ एन अपने पति को समझाने लगती है कि देखो तुम अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जिंदगी तुमने चुनी है और आपकी वजह से मैं भी यही पड़ी हूँ। मगर हमारी बेटी को तो खुद की कोई चॉइस नहीं मिली जिसे वो चुन सके। वो जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। उसे इस वक्त पढ़ाई की टेंशन होनी चाहिए न कि जानवरों की और इन भेड़ियों की। और यहाँ जंगल में हमारे सिवाय कौन इंसान रहते हैं। यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। हम टाउन में रहने चले जाते हैं। मगर इतना समझाने के बाद भी उसका पति नहीं मानता और वो एन से कहता है कि हम रहते हैं इधर ही, हमारी आगे आने वाली नस्लें भी यहीं रहेंगी और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल जॉय ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वो अपनी पूरी जिंदगी यहीं रहना चाहता है। फिर अगली सुबह जब जॉय भेड़िए का शिकार करने जा रहा था तो अपनी बेटी की जिद करने पर वो उसे भी साथ ले जाता है। रेनी का शिकार पर जाना एन को जरा भी पसंद नहीं आता जिस वजह से वो अपने पति से रेडियो के जरिए बात करते हुए कहती है कि रेनी को वापस भेज दो। जिस पर जॉय कहता है कि जैसे ही मुझे भेड़िए के होने का एहसास होगा और उसका शिकार करने की नौबत आएगी तो मैं रेनी को वापस भेज दूंगा। जॉय को वहाँ भेड़िए के पैरों के निशान दिख गए थे। वह समझ गया था कि जरूर वो भेड़िया आसपास ही है, इसलिए रेनी को सारी बात समझाकर उसे वापस घर भेज देता है। साथ ही ये भी कहता है कि मैं भी रात तक वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद उसकी बेटी वापस घर आने लगती है। हालांकि उसके डैड ने कहा था कि डरना नहीं और बिल्कुल भी घबराना मत। मगर जंगल से इतनी खतरनाक आवाजें आ रही थी कि रेनी की हालत खराब हो जाती है। उधर एन का भी यही हाल था। एन नदी से पानी लाते हुए जब वो वापस आ रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भी घबराई हुई थी और बिल्कुल ऐसा ही उसकी बेटी के साथ भी हो रहा था। जिसके बाद एन तो जैसे तैसे घर आ जाती है मगर उसकी बेटी नहीं आ पाती। वो वहीं पर डर कर बैठ जाती है। जॉय को भी भेड़िया दिख जाता है, इसलिए वो फौरन उस पर गोली चला देता है। मगर देखने से लग नहीं रहा था कि वो मर गया होगा। गोली की आवाज उसकी बेटी ने भी सुन ली थी, इसलिए वो
हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है। गोली मारने के बाद जब जॉय वहाँ चेक करने जाता है तो देखता है कि भेड़िया यहाँ नहीं है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ से भाग गया। लेकिन वहाँ एक चीज देखकर जॉय की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो देखता है कि एक लड़की का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था जिसे वो भेड़िया खा रहा था। अब जॉय सड़क पार करके जंगल की दूसरी तरफ आता है और आगे बढ़ने लगता है। जहाँ का नजारा देखकर वो एकदम दंग रह जाता है और काफी घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ लड़कियों की कटी हुई लाशें थीं, जिन्हें बड़ी बेरहमी से काटकर एक गोल दायरे की तरह रखा गया था, जिससे जॉय को पता चलता है कि ये काम भेड़िए का तो नहीं हो सकता। वो समझ जाता है कि जंगल में भेड़िए के अलावा भी एक कातिल घूम रहा है जो ये सब कर रहा है। वो लड़कियों को ऐसे बेरहमी से मार रहा था। ये देखकर जॉय एकदम घबरा जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी फैमिली को भी खतरा है, क्योंकि 2 औरतें तो उसके घर में भी मौजूद थीं। भेड़िए को तो वो संभाल लेगा, मगर इस खतरनाक कातिल से निपटना आसान नहीं होगा। घर आकर वो चुपचाप बैठकर इसी बारे में सोचता रहता है, मानो उसकी नींद और भूख दोनों उड़ चुकी हो। घर पर उसने कुछ भी नहीं बताया ताकि उसकी फैमिली डर ना जाए, और अब वो सोचता है कि मैं ही कुछ करूंगा अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए। अगले दिन जब एन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड गायब था, क्योंकि जॉय दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। उसने दरअसल एन को ये बताया होता है कि भेड़िए को ढूंढने के लिए अगर मुझे पूरी रात भी रुकना पड़े तो मैं रुकूंगा, तो तुम मेरी चिंता मत करना। पर असल में जॉय भेड़िए को नहीं बल्कि उस कातिल को ढूंढने आया था जो लड़कियों को बेरहमी से मार देता था। एन और उसकी बेटी जब नदी किनारे थी तो रेनी देखती है कि यहाँ उनका डॉग नहीं है, इसीलिए वो उसे ढूंढने चली जाती है। मगर तभी उसके सामने वही भेड़िया आ जाता है जो इनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया था। एन का ये आइडिया काम भी कर जाता है और भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों माँ बेटी बिना टाइम गवाए फौरन अपने घर आ जाती हैं, मगर उनका डॉग बाहर ही रह गया था। इसलिए एन गन लेकर उसे ढूंढने जाती है, जहाँ उसे डॉग मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, क्योंकि उस भेड़िए ने उस डॉग को मार दिया था। उसकी मौत से एन को काफी दुख होता है। वो वापस आकर अपनी बेटी से झूठ बोल देती है कि मुझे डॉग नहीं मिला, जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तो हम उसे ढूंढ लाएंगे। डॉग की मौत के बारे में एन अपनी बेटी को इसलिए नहीं बताती ताकि वो डरे ना और उसे अपनी जिंदगी खतरे में ना लगे। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, मगर एन का पति अभी भी वापस नहीं आया था और ना ही उसका कोई फोन आया होता है। दोनों माँ बेटी फिर अपने ट्रैप्स को चेक करने जाती हैं, जहां आज भी इनका एक शिकार गायब था। वहां एन को एक अंगूठी मिलती है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि जरूर ये उस लड़की की होगी जिसे भेड़िए ने खाया है। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है भेड़िए के खिलाफ रिपोर्ट करने, ताकि उसे पकड़ा जाए। उधर पुलिस ऑफिसर्स के बॉस एक भालू की लाश को लेकर पुलिस स्टेशन वापस आ रहे थे, तो उन्हें रास्ते में एक खाली गाड़ी दिखती है, जिसे पहले तो वो गौर से देखते हैं, मगर उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहां एन पहले से ही मौजूद थी। एन उन्हें सारी बात बता देती है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उसे कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर नहीं आता। साथ ही हम भेड़िए को भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो एक जानवर है, उसे कोई समझ नहीं है। वो तो वही करता है जो उसकी आदत है, जो वो हमेशा से करता आया है। जंगल में आप रहते हैं, शिकार आप करते हैं, तो इसमें गलती आपकी है, न कि उस भेड़िए की। तो अगर कार्रवाई होगी तो आप लोगों पर होगी, न कि भेड़िए पर। अब पुलिस से मदद तो नहीं मिली, इसलिए एन को थोड़ा बहुत खाना लेकर घर वापस आना पड़ता है। फिर वो अपने डॉग को दफनाकर एक हिरन के बच्चे को मारकर अपने साथ घर ले आती है। अब ये था तो गलत ही, मगर खाने के लिए इन्हें कुछ तो करना ही था, और उसके पति का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। भेड़िया सर पर सवार था और खाना भी खत्म हो रहा था, इसलिए अब जो भी करना था एन को करना था। फिर एन अपनी बेटी के साथ मिलकर हिरण की खाल उतारती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाती हैं। तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। एन बोलती है, मगर आगे से साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रही होती हैं, तो अचानक इनकी आंख खुल जाती है, क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब एन ये चेक करने जाती है तो हम देखते हैं कि वो उसका पति नहीं है, बल्कि ये कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर में ले आती है, क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता था। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब ये रात भी जैसे तैसे गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उस आदमी के पास आती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से रेनी काफी घबरा जाती है और फौरन अपनी मॉम को बुला लेती है। फिर उस आदमी के मांगने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांके भी लगा देती है। उसे देखकर एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। जिस पर एन कहती है, उसकी हालत देखो, वो कितना जख्मी है, और अगर तुम्हारे डैड इधर होते तो वो भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बॉस दोबारा से जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे वो गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो समझ जाता है कि पिछले 2 दिन से ये गाड़ी इधर ही खड़ी है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस
गाड़ी का नंबर नोट करके वहाँ से निकल जाता है। फिर जब वो आदमी उठता है तो वो बताता है कि मेरा नाम लू है। फिर एन उससे पूछती है कि इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते, तो तुम इधर क्या कर रहे थे? उस पर लू बताता है कि यही तो मेरी खासियत है। असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था, मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहाँ अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया, जो शायद भेड़िया हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं, और वो गाड़ी जो इतने दिनों से खड़ी है वो मेरी ही है। अब लू की हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, मगर भेड़िए के चलते एन नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर भेड़िया वहाँ हुआ तो ये भाग नहीं पाएंगे। खैर, फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में वो दर्द से चिल्लाने लगता है, इसीलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब जहर लगे गोश्त के टुकड़े वहाँ फेंक दिए थे, ताकि भेड़िया उस गोश्त को खाए तो मर जाए। साथ ही ट्रैप लगाकर वहाँ आग भी जला दी थी, ताकि ये लोग उस भेड़िए से बच सके। उधर बॉस गहरी सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रहे थे, खास तौर पर लड़कियां, और ये सिलसिला अभी भी जारी था। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने ही वाली थी, मगर फिर भी वो उस गाड़ी को चेक करने चला जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो वहाँ पर बने निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए जैसे ही थोड़ा हिलता है तो हाथ भी फंस जाता है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पूरी तरह फंस चुका था। अब ये कहीं भी नहीं जा सकता था। ये ट्रैप जरूर जॉय ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए, मगर इसमें ये बॉस फंस जाता है। उधर एन बंदूक लेकर पूरी तरह चौकन्ना खड़ी थी, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी ना तो उसका पति वापस आया और ना ही भेड़िया। पुलिस स्टेशन में जब एक ऑफिसर आती है तो वो वहाँ जंगल में फंसे बॉस की वाइफ का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें वो बता रही थी कि मेरे हस्बैंड कल रात से घर वापस नहीं आए। अब ये ऑफिसर रेडियो के जरिए उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए अब वो भी उस जगह के लिए निकल जाती है। उधर एन को भी अपने हस्बैंड की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो नक्शा लेकर अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एन को ट्रैप में एक खरगोश फंसा मिलता है, उसे ना चाहते हुए भी इसे मारना पड़ता है। ऐसा करके वो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि जानवरों को मारना उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। अब तभी अचानक रेडियो में हलचल होने लगती है, इसीलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड की लाश पड़ी थी। उसे ऐसे मरा हुआ देखकर वो काफी टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, और अब जाकर उसे सारी बात समझ आती है कि उसके हस्बैंड को भेड़िए ने नहीं बल्कि लू ने मारा है, क्योंकि वही वो कातिल है जिसने उस बाकी लड़कियों को भी मारा था। एन के हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया था, मगर लू उसे मारकर भाग गया, पर फिर भी उसके हस्बैंड ने लू को काफी जख्मी कर दिया था, मगर एन ने दोबारा उसे अपने घर में लाकर उसकी जान बचा ली थी। अब एन ये देखकर काफी परेशान थी, क्योंकि वो उस आदमी की मदद कर रही थी जो उसके हस्बैंड का कातिल है, और इस बात से अब तक वो अनजान थी। अब ये एहसास होते ही वो जल्दी घर की तरफ निकल पड़ती है, क्योंकि एन से एक और गलती हो गई थी। वो अपनी बेटी को लू के साथ अकेली छोड़ आई थी। उधर ऑफिसर भी उस जगह आकर उनके बॉस को ढूंढने लगती है। जब ट्रैप में फंसे बॉस को महसूस होता है कि कोई यहाँ पर है, तो वो अपनी गन से 2-3 गोलियां चलाता है, जिससे बहुत जल्द ऑफिसर उसे ढूंढ लेती है, और उसे ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ देखकर वो ऑफिसर फौरन यहाँ मदद बुला लेती है। एन बड़े ध्यान से घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है और बड़े आराम से सो रही है, मगर यहाँ वो कातिल नहीं था, क्योंकि वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। लू फौरन ही एन पर हमला कर देता है, जिससे अचानक एन की बंदूक से गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर रेनी की आंख खुल जाती है, और जब वो यहाँ आकर देखती है तो लू ने तब तक एन को मारकर बेहोश कर दिया था। जंगल में पुलिस भी आ गई थी, मगर इससे पहले कि वो बॉस को ट्रैप से आजाद करते, बॉस अपना दम तोड़ देता है। अब पुलिस ऑफिसर को जंगल में धुआं दिखता है। धुआं देखकर सारे पुलिस ऑफिसर्स उसी तरफ जंगल में आगे बढ़ते हैं। एन को जब होश आता है तो लू उससे ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर एन कहती है कि एक शर्त पर दूंगी, पहले ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। इस बात का लू कोई जवाब नहीं देता, मगर कहता है कि ऐसा कभी भी ना होता अगर तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से काम रखता और बीच में ना आता। अपना राज छुपाने के लिए पहले मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा, और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद वो अपना सारा सामान जलाकर एन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, मगर एन मौका देखकर एक ट्रैप में उसका मुंह फंसा देती है, और बाद में खुद को आजाद करके एक चीज से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। अब एन दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ नजारा देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वहाँ उसकी बेटी की लाश पड़ी थी, जो हमें दिखाई नहीं जाती, जिसका मतलब था कि उस पागल कातिल ने, जो जानवर से भी खतरनाक था, उसने उसकी बेटी को भी बेरहमी से मार दिया था। अब एन ठान लेती है कि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी, अपने हस्बैंड और बेटी का बदला उससे लेकर रहूंगी। फिर वो लू को रस्सी से लटकाकर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है, और उसके बाद वो लू की भी खाल उतारने लगती है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह, क्योंकि वो भी किसी जानवर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वो उसके पूरे जिस्म की खाल उतार देती है, और आखिर में चेहरे की भी, जिससे उसका बहुत सारा खून बहने लगता है, और वो काफी भयानक भी दिख रहा था। इतनी ही देर में पुलिस भी बाहर आ चुकी थी, मगर तब तक एन अपना काम कर चुकी थी। वो लू की खाल को अपने साथ बाहर ले आती है, जिसे देखकर पुलिस वाले काफी हैरान रह जाते हैं,
हैं और वो लू की खाल को पुलिस वालों के पास फेंक देती है। ये देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस अंदर जाकर चेक करती है, जहाँ लू अभी भी जिंदा था, मगर उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जिस वजह से वो कुछ देर ही जिंदा रहने वाला था। उसे देखने से किसी का भी दिल हिल जाता। एन गाने सुनते सुनते एक जगह पर बैठ जाती है और अपनी फैमिली को याद करते ही गाने बंद कर देती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।